तो देखिए, यहाँ आज मैं आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने कल करवा रखा था और आज मैं उसी के आगे करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 प्रश्न में क्या कहा गया है इसे आप ध्यान से देखिएगा एक बार। प्रश्न बोल रहा है कि जिस तरीके से, ठीक है, जिस तरीके से वस्तुओं को अवसत के आसपास क्लस्टर, ध्यान रखिएगा ये क्लस्टर लिखा हुआ है, किया जाता है उसे दिखाना होगा तो क्या कहलाएगा। प्रश्न आपसे ये बोलता है कि आपसे कहता है कि जो औसत के आसपास वस्तुओं को जमा करने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है। वर्णात्मक सांख्यिकी कहलाएगा, कि आपका अधिमान्य सांख्यिकी कहलाएगा, कि तिरछापन कहलाएगा, कि कार्टोसिस कहलाएगा। ऑप्शन ए भी आया है और डी भी ऑप्शन आ रहा है। शक्ति जी का बी आ गया है, हनी प्रवीण का भी सी आ रहा है, आकांक्षा मैडम का डी आ रहा है ना भाई। वक्रता मात्रा करें कार्टोसिस आप लोग बोल रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी कार्टोसिस बोल रहे हैं, तो इसका कार्टोसिस नहीं होगा। जो ये अधिमान्य लिखा हुआ है ना, अधिमान्य सांख्यिकी, इस अधिमान्य जो है सांख्यिकी को बोला जाता है वैषम्य। सॉरी, तिरछापन को बोला जाता है वैषम्य। क्या बोला जाता है इसको? हाँ, वैषम्य। हाँ सर, इसको बोला जाता है वैषम्य, तिरछेपन को। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 को देखिएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में जो है ट्रांसलेट वो ऐसा हो रखा है, ठीक है, शुद्ध हिंदी में, लेकिन मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ ना वो नहीं इन्वॉल्व करूँगा इसको, ठीक है, वही क्वेश्चंस इन्वॉल्व करूँगा। हालांकि देखे रहिए, ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को कहाँ कहाँ पर ऐसे भी नाम मिल सकते हैं तिरछापन लिख कर भी। तो ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसी को ही बोला जाता है संभावना का सिद्धांत भी बोला जाता है। बेसिकली जब किसी आंकड़ों में तिरछापन का मतलब समझ रहे हैं आप। यहाँ पे मैंने कल आप लोगों को बताया था, अगर याद आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं याद आ रहा होगा तो आप देख लीजिए दोबारा से भी। ये इसी तरीके से मैं बता रहा था ना, ये तिरछापन वाली प्रतिक्रिया जो निकल रही है, ठीक है, एनपीसी है ना, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है वो तिरछापन के रूप में वैषम्यता को बताता है। तो ऐसे में इस चीज़ को कहा क्या जाता है, तो ये बात है आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि अवसत के आसपास वस्तुओं को जो जमा करने की तिथि, आसपास की वस्तु है, अब ये आसपास की वस्तु इतना ही तक ही है, तो इसलिए यहाँ पे मीन आ जाता है, फिर उसके बाद मीडियन आता है, फिर मोड आता है, तो ये आसपास की वस्तुएं कहलाती हैं। तो ऐसी कंडीशन को ही कहा जाता है क्या, वैषम्य कहलाता है ना। ये चीज़ अभी मैंने करवाया भी नहीं आप लोगों को, ये मैं करवाऊंगा, लेकिन बताया था कल वाले प्रश्न में आप सबको मैंने, है ना। तो इसका जो आसपास की वस्तुओं की अगर कोई विधि बोली जाती है जमा करने की विधि, तो उसको वैषम्य बोला जाता है, उसको तिरछापन कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी फॉर चेन्नई हो जाएगा आपका करेक्ट जवाब। बाकी वर्णात्मक सांख्यिकी नहीं होगा, आप जानते हैं अच्छे तरीके से, मैंने बताया भी था कि डिस्क्रिप्टिव आंकड़ा जो होता है वो सारांश आंकड़ा होता है, जहाँ पे सूचनाओं को संग्रहित की जाती है और उसकी विशेषताओं को मात्रात्मक रूप में वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो ये तो बहुत सरल था। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो अधिमान्य सांख्यिकी की बात कर रहा है, जहाँ पे अनुमान लगाने की संभावना की बात हो रही है, तो अंतर्निहित विवरण गुणों को बढ़ाता है यहाँ पर। तो डेटा एनालिसिस का हम उपयोग जब करते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं, अधिमान्य सांख्यिकी का। जब डेटा को क्या करें, एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बाकी तो ये पता ही है आपको कि यहाँ जो होता है वो मीन, फिर उसके बाद मोड, मीडियन आता है, फिर मोड आता है ना। ये तो आपको पता है, यही आपका वैषम्य कहलाता है। और वास्तविक मूल्यमान जो होता है, जैसे यादृच्छिक रैंडम का जब आप प्रयोग करते हैं वेरिएबल्स के, तो वह बेसिकली क्या होता है, वैषम्य विवरण में आता है। ठीक है, और यहाँ पर शून्य, नकारात्मक और आपका सकारात्मक, तीन चीज़ें देखने को हमें मिलती है ना। तो मैं आपसे बता रहा था एनपीसी में किधर राइट साइड पे पॉजिटिव होता है और नेगेटिव साइड पे क्या होता है, माइनस, लेफ्ट साइड पे माइनस होता है। ठीक, इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा और जो है राइट साइड पे माइनस हो जाता है, इसका उल्टा होता है ये। ठीक है, कार्टोसिस कल आपको बताया था मैंने कि सांख्यिकी का एक उपाय है कार्टोसिस। बेसिकली अगर हम बात करें तो डिग्री का जब वर्णन करते, किसका, डिग्री का। एक बार प्रश्न पूछा गया था डिग्री को लेकर, अगर याद आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रश्न मिलेगा, करवाऊंगा मैं इसको भी बता दूंगा। तो आप यहाँ पे देखे रहिए कि डिग्री का जब वर्णन किया जाता है तो कार्टोसिस का हम यूज़ करते हैं, पहली बात। और कार्टोसिस जो होता है आवृत्तियों का विवरण का शिखर होता है। तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। एक का नाम रखा गया था मीजोकर्टिस, दूसरे का नाम लेप्टोकर्टिस, तीसरे का नाम प्लेटोकर्टिस। ये 3 नाम रखे गए थे कार्टोसिस में ना।
तो ये आप ध्यान रखिएगा, सांख्यिकी का एक उपाय होता है, उपयोग हम तब करते हैं जब डिग्री का वर्णन करना पड़ता है हमें। जब हम जनसंख्या बढ़ती है तो दोनों तरफ हम बढ़ाएंगे या दोनों तरफ घटाएंगे, ये मान हम बेसिकली किस में देखते हैं, कार्टोसिस में देखते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट जवाब जो होगा विधि का उपयोग करने के लिए ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ले ऑफ के बारे में, ले ऑफ के बारे में निम्नलिखित में से आपका कौन सा कथन जो होगा वो आपका सही माना जाएगा। ले ऑफ का मतलब होता है, आप ध्यान रखिएगा, जबरन छुट्टी, जबरी छुट्टी भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्लियर हो रहा है। ले ऑफ को ही हम लोग बोल सकते हैं जबरी छुट्टी भी। अब जरा मुझे बताइए, जबरन छुट्टी की बात अगर हम कर रहे हैं, अवकाश की बात कर रहे हैं, तो वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू में सही होगा। ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि ले ऑफ यानी जबरी छुट्टी में कर्मकार को अस्थायी और कार्य की मुक्ति प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, तो वह एक प्रकार का निर्वाहन के रूप में आ जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि ले ऑफ सेवाओं के अनुबंधन का उन्मूलन करता, उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करना, है ना, जबरन छुट्टी में। फिर आपसे ऑप्शन सी कहता है कि जबरन छुट्टी जो होता है सेवा संविदा, संविदा मतलब होता है अनुबंधन का एक अस्थायी निलंबन करना या निलंबित करना, ये होता है। ऑप्शन डी कि जबरन छुट्टी जो होता है कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर देता है, ठीक है, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर देता है। बताइए जरा ना, वही अच्छा, बहुत फास्ट जवाब आ रहा है आप सबका भी। महेंद्र जी का सी आ गया है, दीपक का भी सी आया है भाई, अभिषेक जी का भी सी, पंकज का सी भाई, हनी का सी, आकांक्षा का भी सी आ गया है, टीना का भी सी, सतेंद्र जी का भी आया है, श्वेता, वैशाली, शक्ति ए। ओके भाई, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जो करेक्ट जवाब होगा इस प्रश्न का, किससे संबंधित होगा जबरन छुट्टी, किससे रिलेटेड होगा, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर हम सी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट जवाब हो जाएगा कि जबरन छुट्टी बेसिकली जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो अस्थायी रूप से है, अस्थायी रूप से निलंबन का बात करता है। तो सेवा संविदा को, किसको, सेवा संविदा को अस्थायी रूप से निलंबित करने की बात करता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए किसी कंपनी में अगर आर्थिक स्थिति नहीं मजबूत है उस कंपनी की, या आप ये कह लो कि अगर सही तरीके से उत्पादन नहीं हो रहा है उसका, उस कंपनी का, तो वहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि उनको जबरन छुट्टी देने की बात करते हैं, भाई कि आप घर बैठ जाइए, इतना अर्निंग नहीं हो पा रही जिसकी वजह से हमारी कंपनी को बेनिफिट, समझ, हमारी कंपनी जो है हानि में जा रही है, लॉस में जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके अगर आप बात करते हैं नियोक्ताओं से या श्रमिकों से, तो नौकरी छोड़ने के लिए आप ये बात कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब यहाँ पे होगा, वो भी अस्थायी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको फिक्स कर दिया कि भाई आप नई नौकरी मत करना, हट जाओ, ऐसे नहीं होता है, वो तो फिर निकाल देते हैं आप उसे। जबरन छुट्टी वही होती है कि अस्थायी रूप के लिए, फिर बाद में आप बुला सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी फॉर चेन्नई वाला करेक्ट जवाब होगा। यही आप लोगों से बताने की कोशिश की जा रही है कि सेवा संविदा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब बता रहा है जबरन छुट्टी का अर्थ, ठीक है। एक प्रश्न और देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है सामाजिक कार्रवाई, सामाजिक कार्रवाई का मतलब होता है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत नहीं है। और मैंने आप लोगों से जो है सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में अभी चर्चा भी किया हूँ हाल ही में, तो आप लोग मुझे इसका जवाब बताएंगे कि इसमें से कौन सा नहीं है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। चलिए जरा मुझे बताइए फटाफट, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, अच्छा प्रश्न है। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत नहीं है। डी, वेरी गुड। यहाँ पर विश्वसनीयता का निर्माण का सिद्धांत भी होगा और आपका नाटकीकरण का भी सिद्धांत होगा, दोहरे दृष्टिकोण का भी सिद्धांत होता है, बहुआयामी का सिद्धांत होता है। याद अगर आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा कि ये जो निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, ये बेसिकली केसवर्क में पढ़ाया था, उसका सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क वाला ऑप्शन सही माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा।
समझ आ रहा है सभी को? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए आप सभी लोग। आ रहा है सर। हाँ, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, है ना। प्रश्न, सर हाँ सर ये नाटकीकरण वाले की अगर हम बात करें तो क्या ये नुक्कड़ नाटक से बिलोंग करता है? हाँ, नाटकीय नाटकीय का सिद्धांत हो गया, विश्वसनीयता का सिद्धांत हो गया, दोहरे दृष्टिकोण का सिद्धांत हो गया, ये सारे के नहीं सारे सर, सामाजिक मैं क्रिया कंफर्म का करना चाहती सिद्धांत थी ही कि है। ये जो नाटकीकरण के सिद्धांत की अगर हम बात करें हम्म। तो क्या ये इससे बिलोंग करेगा, जैसे ये नुक्कड़ नाटक वगैरह हम करते हैं? हाँ, जागरूकता वगैरह से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिलोंग करेगा। आपका जागरूकता का सिद्धांत अगर आप कर रहे हैं, वहाँ पे लागू कर रहे हैं लोगों को अवेयरनेस, तो नाटकीय सिद्धांत के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उस समाज को या उस समुदाय को जागरूक कर सकते हैं। सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर वो भी सही है। नेताओं के द्वारा कुछ ऐसा नाटक किया जाता है जैसे पब्लिक, हाँ वो भी कर को सकते हैं। सलेक्शन के लिए नाटकीय आए, सिद्धांत तो के वो माध्यम से आप समुदाय को या समाज को जागरूक कर सकते हैं और विश्वसनीयता का भी निर्माण कर सकते हैं सामाजिक क्रिया में, और आप दोहरे दृष्टिकोण का भी लागू कर सकते हैं या उसका प्रतीक मान सकते हैं। ठीक है, तो जो दोहरे उपागम होते हैं वो बेसिकली सामाजिक क्रिया में ही पाए जाते हैं। बहुआयामी भी जो उपागम होते हैं या दृष्टिकोण होते हैं वो भी पाए जाते हैं, सामाजिक क्रिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको 5 टाइप के बताए थे, उन पांचों का नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बहुआयामी था, एक बहुआयामी दृष्टिकोण के आधार पर उसके उपागम के बारे में भी बताया था आप लोगों को। तो बेसिकली जो निरंतर व्यक्तिकरण है ये नहीं होगा, बाकी ऊपर के जो 3 हैं तीनों के तीनों मैंने बताया भी है। ठीक है, और एक प्रश्न और देखिए यहाँ पे, गरीबी कहीं भी हर जगह समृद्धि के लिए खतरा है बयान में दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कहीं भी व्याप्त गरीबी, यानी कहीं भी व्याप्त पॉवर्टी, हर जगह समृद्धि को खतरा है, यह कथन का उल्लेख किस में है? क्या आईएलओ का संविधान में है, कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में है, कि यूरोपीय सामाजिक चार्टर में, कि तत्कालीन सोवियत संघ का 1924 का संविधान में है? बताइए। ऑप्शन आप लोगों का आ भी रहा है, ए लगभग बहुत सारे बच्चों का ए ही आया है इसमें से, किसी ने अलग नहीं गए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें 1944 की बात कर रहे हैं, ठीक है, आईएलओ की बात कर रहे हैं हम लोग। 1944 की आईएलओ, जिससे आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा किया गया था। गरीबी जो होता है कहीं भी हो सकती है, हर जगह समृद्धि के लिए खतरा है, इसलिए गरीबी का एक वैश्विक स्थिरता के लिए निहितार्थ होता है। तो जिसे दुनिया भर में नीति निर्माताओं के द्वारा उन्होंने सूची के माध्यम से तैयार किया और लोगों को ये चीज़ें बताई, ये चीज़ें बताया भी गया कि गरीबी क्या भाई हर कहीं भी हो सकती है, और वो कहीं ना कहीं जो है समृद्धि के लिए या विकास के लिए वो खतरा बन सकती है, वही गरीबी। और ये बात आईएलओ के संविधान में कहा गया 1944 वाले में, याद रखिएगा 1944 में। आगे अगर हम बात करें तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी की हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर की बात। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है उसके दस्तावेज में 26 जून 1945 को, ठीक है याद रखिएगा, 26 जून 1945 को एक सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, समापन पर हस्ताक्षर किया गया था। तो इसमें भी बात किया गया था, लेकिन ये बातें नहीं बताई गई थी कि गरीबी हर जगह होती है, ठीक है, और ये विकास में खतरा बन सकता है, ऐसी बात नहीं की गई थी संयुक्त राष्ट्र चार्टर में। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन आपका ये नहीं होगा, ये इसलिए गलत हो गया। यूरोपीय सामाजिक चार्टर की बात अगर हम करें तो यूरोप संधि की एक परिषद है जिसमें 18 अक्टूबर 1961 को हस्ताक्षर किया था, और 18 अक्टूबर 1961 के हस्ताक्षर करने के बाद इसको ओपन किया गया और ये सुचारू ढंग से चलाया गया। और बेसिकली जो इसका काम था जागरूकता को लेकर था। क्या काम था? जागरूकता को लेकर काम था। और 26 फरवरी 1965 को ये प्रभावी हो गया। 26 फरवरी 1965 को ये जो है प्रभावी हो गया था। याद रखिएगा ये जागरूकता के संबंध में था 1965 वाला। ठीक है, तत्कालीन सोवियत संघ, आप भली भांति तरीके से जानते होंगे 1924 का संविधान सोवियत संघ का ये पहला संविधान था। सोवियत संघ की दूसरी कांग्रेस के द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। केंद्रीय कार्यकारी समिति को संघ के सोवियत संघ में विभाजन कर दिया गया और ये गणराज्यों के प्रतिनिधित्व करता था। ये किसका? गणराज्यों का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, इसमें कोई बात ही नहीं हो रही थी गरीबी जो है कहीं पर भी हर जगह जो है वो विकास में बाधा उत्पन्न कर देती है या खतरा बन जाती है, ऐसी कोई बात इसमें कहीं भी नहीं गई थी।
ठीक है, ये बेसिकली गणराज्यों का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी लिखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। बी गलत है आपका, सी भी गलत है और डी भी गलत है यहाँ पर, है ना। प्रश्न नंबर आपका ए सही होगा। एक प्रश्न देखिए जरा, अभी मैंने आप लोगों को, अच्छा वो डिग्री के बारे में बात जब मैं कर रहा था तो कार्टोसिस की बात है, लेकिन यहाँ पे डिग्री का निर्धारण की बात हो रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राप्त है, जरा मुझे बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब, कि उस स्तर का निर्धारण जहाँ पर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, प्राप्त है या प्राप्त हुए हैं, तो वह कहलाएगा क्या, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए जरा बताइए मुझे। डी जवाब आ रहा है भाई, यहाँ पे सभी बच्चों का डी जवाब आ रहा है, प्रियंका का भी डी आया है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए ये जो डिग्री का निर्धारण बात मैं कर रहा हूँ आप लोग, कि कार्यक्रम का उद्देश्य जो है प्राप्त किया जाता है, तो देखिए कार्यक्रम की जो प्रभावशीलता उस स्तर से, प्रभावशीलता की बात मैं कर रहा हूँ, कार्यक्रम की जो भी प्रभावशीलता होती है उस स्तर से होती है जिसके द्वारा किसी कार्यक्रम की गतिविधियाँ एक वांछनीय रूप में पैदा हो जाती है। एक वांछनीय रूप का मतलब होता है एक सकारात्मकता के दृष्टिकोण में चलना शुरू हो जाती है। तो उस स्तर का जो निर्धारण होता है जहाँ कार्यक्रम का उद्देश्य प्राप्त होता है, तो वो कार्यक्रम प्रभावशीलता के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी का जवाब डी आ रहा था। अगर हम डी के बारे में बात करें, कार्यक्रम दक्षता के बारे में, तो ये अन्य कार्यक्रम या किसी आदर्श प्रक्रिया के सापेक्ष उत्पादों या सेवाओं के उत्पादन की लागत से संबंधित है, जैसे पैसा हो गया, लोग हो गए, समय हो गए, सामग्री हो गई, इत्यादि चीज़ों से संबंधित है। ना कि आप इसे कहें कि उस स्तर को जहाँ पे निर्धारित किया जाता है कार्यक्रम के उद्देश्य। तो कार्यक्रम का जो उद्देश्य प्राप्त हुए हैं वो कार्यक्रम प्रभाविता कहलाती है, या आप उसे बोल सकते हो प्रभावशीलता भी बोल सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा, डी नहीं सही होगा। बी की अगर मैं बात करूँ कार्यक्रम का प्रयास के बारे में, तो कार्यक्रम का प्रयास क्या होता है आप जानते भी होंगे कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक इकाइयों की संख्या जो होती है वो कार्यक्रम प्रयास कहलाता है। तो ऐसा कोई बात नहीं कहा जा रहा है कि हम डिग्री का निर्धारण करें उस कार्यक्रम के उद्देश्यों में प्राप्त के लेकर, तो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता जहाँ पे प्रयास किए जाते हैं, परंतु कार्यक्रम का जो प्रभावशीलता होता है वो उस स्तर का निर्धारण करता है जहाँ पे कार्यक्रम के उद्देश्य जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें तो इसलिए ऑप्शन बी भी कट जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूँ कार्यक्रम योजना के बारे में, तो कार्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया है ये एक प्रकार का, जिसके द्वारा एक कार्यक्रम के कल्याण के लेकर कार्य किया जाता है और उसे लाया जाता है। और कार्यक्रम नियोजन में समस्याओं की पहचान की जाती है। ठीक है भाई, और फिर उसके बाद हम व्यक्ति को परिभाषित करते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी समस्याओं को चयन करते हैं, फिर उपलब्धि संसाधन का प्रयोग करते हैं, फिर हम मूल्यांकन करते हैं, फिर हम उसके बाद क्रियान्वयन की क्रियाविधि करते हैं, फिर कार्यक्रमों का मूल्यांकन करते हैं। तो ये 2-3 बातें हैं कार्यक्रम नियोजन में। किन किन बातों को ध्यान रखना है? समस्या की पहचान पहली बात, दूसरी बात परिभाषा का चयन करना, तीसरी बात उपलब्ध संसाधन का मूल्यांकन, चौथी बात कार्यक्रम क्रियान्वयन, पांचवी बात कार्यक्रम का मूल्यांकन। ये 5 जो है चरण है इनके। कभी कभी कार्यक्रम की योजना के चरण भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस पर आप स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। ठीक है, 25 नंबर का। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, सर सी था ना, सी जी सी था ना सही? इसका सही जवाब सी था। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी ही सही जवाब था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या बोल रहा है कि मामलों की कुल संख्या से विभाजित श्रेणी की संख्या है, मतलब श्रेणी की संख्या का कुल प्रकरण बताओ आप, कि जो संख्या के भाग में विभाजित कर दिया जाता है या भाग दिया जाना होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? संपत्ति, प्रतिशत, रेंज या अनुपात। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए आ रहा है सभी का संपत्ति, और यहाँ अगर हम बात करें संपत्ति ना कहकर आप इसको कह दें, अगर मैं बताऊं तो समानुपात बोलिए, संपत्ति ना बोलकर यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा सा देखिएगा आप सभी लोग, इसको आप लोग बोले समानुपात, है ना, या समानुपातिक बोले।
तो ये सही रहेगा, ठीक है। समानुपातिक बोले, वेरी गुड दीपक राव जी, बहुत बढ़िया। तो किसी भी श्रेणी में मामलों के अनुपात का कुल मामलों को, जो कुल मामले होते हैं उनकी संख्या में विभाजित करके उनको श्रेणी में अगर हम बात करें संख्या के रूप में परिभाषित करते हैं, तो अनुपात की गणना यह माना जाता है कि वर्गीकरण की विधि है। और ये वर्गीकरण की ऐसी विधि है जहां पर श्रेणियां पारस्परिक रूप से क्या है भाई, एक प्रकार से अन्वयन है, और वह श्रेणियों का निर्धारित कर देता है, और वो श्रेणियों को निर्धारित कर, तो ऐसे मामलों की जो कुल संख्या होती है उसको विभाजित करने की जो श्रेणी कहलाती है वो समानुपातिक कहलाती है। ऑप्शन आपका ए होगा, यहाँ पर सही जवाब आ रहा है आप सभी लोगों का, ऑप्शन नंबर ए समानुपातिक। और अगर हम बात करें प्रतिशत में, तो प्रतिशत आप जानते होंगे भली भांति तरीके से कि 1% की जो संख्या का अनुपात होता है जिसमें 100 के अंश के रूप में हम उसे व्यक्त करते हैं, तो 1% का आयामहीन संख्या माना जाता है। जो प्रतिशत है उसको हम मानते हैं आयामहीन संख्या है ये। तो कभी प्रश्न पूछ सकता है जैसे प्रतिशत, तो यानी प्रतिशत का मतलब 1/100, 1 के प्रति 100, ऐसे आपसे सम्मिलित करने वाला प्रश्न भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो उसका भी ध्यान रखिएगा। तो यह एक प्रकार से कैसी संख्या है, आयामहीन संख्या है, ठीक है। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज, जी सर यदि इसको मैथमेटिकली देखें तो ये अनुपात में लग रहा है। अभी हम देखते हैं आगे। कुल संख्या से विभाजित श्रेणी को पूछ रहा है कि क्या बोलते हैं, अभी मतलब अनुपात 1 नहीं बटे x की अनुपात नहीं होगा, अनुपात नहीं होगा, समानुपाती होगा। अगर हम बात करें रेंज के बारे में, तो रेंज एक ऐसी प्रकार की वस्तुएं होती हैं जहां पर उसके भीतर वस्तु क्या जाती है, घट या बढ़ सकती है। रेंज में परास जिसको हम बोलते हैं, घट या बढ़ सकती है, तो मात्राओं और आकारों आदि के बीच में बदलते रहता है, वो रेंज कहलाता है। अभी हम बात अगर कर रहे हैं अनुपात के बारे में, तो इनका कहना है कि अनुपात का मतलब एक प्रकार से रेशियो, और रेशियो एक संख्या के कितनी बार जो है दूसरा हुआ है, कितनी बार। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसमें दो मात्राओं के बीच में तुलना होती है। कितने, दो मात्राओं के बीच में तुलना होती है। यहाँ पे श्रेणियों की जो संख्या दी गई है कुल क्लास संख्या से भाग दिया जाए, कुल क्लास संख्या से भाग दिया जाए तो वो समानुपाती कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जब दो मात्रात्मक तुलनाएं होती हैं उसको हम क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। जैसे मैंने कहा कि 30 रेशियो जो है आपका 60 है, और ये रेशियो है बालक और बालिका की, बालक और बालिका की है। तो हमने यहाँ पर जो किया कि कुल संख्याओं का डिवीज़न अगर हम बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो ऐसा, सॉरी 60 ना, हम यहाँ पे करें 40 और 60 का रेशियो करें, ठीक है। कुल संख्याओं को हमने क्या किया, 2 अनुपात में रखा है, ठीक है, 2 अनुपातों में विभाजित किया, मतलब हम इसको 2 अनुपात बोलेंगे, ठीक है। हमने कि एक अनुपात बनाया यहाँ पे, लेकिन 2 उपलब्धि संसाधनों के बारे में बात किया। लेकिन जो समानुपाती होता है, ऐसे में इसकी अगर हम बात जब करते हैं तो ये पूर्ण का एक भाग होता है, पूरा टोटल का एक भाग होता है, और वहाँ पर जो दृष्टि से जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं किसी वस्तु को संबंध में, तो वह प्रतिक्रिया आपकी समानुपाती कहलाती है, ना कि अनुपात कहलाता। अनुपात में बेसिकली क्या होता है, वहां पर हम 2 मात्राओं की तुलना करते हैं, ठीक है, 2 मात्राओं की। यहाँ पे 2 मात्राएं नहीं होगी, 1 मात्राएं होगी समानुपाती में, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। अभिषेक जी शायद क्वेश्चन था आपका ही, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ये प्रश्न है आपके सामने 27 वाला, कह रहा है कि सामाजिक मामलों में कार्य अभ्यास के केस वर्कर्स का मतलब होता है सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से व्यक्तिगत ग्राहक की तुलना से परे है। एक आदिति आप समझ गए होंगे अब, जो है पोरोशन के रूप में समझने की जो होती है क्षमता का सिद्धांत कहलाता है। यह प्रश्न आपसे ये बोल रहा है कि जो अनुसंधान करता है उसकी दक्षता में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को आप कहेंगे। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, व्यक्तिगत समाजकारी का व्यवहार में जो व्यक्तिगत सेवार्थी होता है वह अतुलनीय होता है, और ऐसी कंडीशन पर जब व्यक्ति के रूप में देखने का कोई केस अध्ययन करता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता या कोई व्यक्तिगत कार्यकर्ता की क्षमता को जब हम स्थितियों में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कौन सा सिद्धांत होगा। तो ये प्रश्न बहुत सरल है और शायद आप सभी का जवाब आ भी रहा है। यहाँ पर बी का जवाब महेंद्र जी का आया है, संजय जी का आया है, पंकज जी का आया है, टीना मैडम का आया है,
ठीक है, वैशाली भी मैडम का आ गया। तो यहाँ पे सही जवाब आप लोगों ने दिया है व्यक्तिकरण का सिद्धांत। ये बहुत ही सरल जवाब था और बहुत ही अच्छा प्रश्न भी था। प्रश्न खुद कह रहा था कि इंडिविजुअल पे हम बात करेंगे, यूनिक पर बात करेंगे और व्यक्तिकरण उसी पर काम करता है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक प्रश्न और देखिए, शहरी उन्मुख विकास कार्यक्रमों में शहरी केंद्रित रोजगार उत्पन्न किया जाए या जिसके परिणाम स्वरूप होता है डैश। प्रश्न आपके सामने है और आप मुझे जरा बताइए कि शहरोन्मुखी विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप शहर केंद्रित रोजगार का सृजन हुआ है किसके कारण या किसके परिणाम स्वरूप। बताइए कि ग्रामीण प्रवास के लिए ग्रामीण, या आप ऐसे भी बोल सकते हो गांव से गांव की ओर प्रवसन, या आप कह सकते हो कि ग्रामीण प्रवसन के लिए शहरी, या आप बोल सकते हो कि शहर से गांव की ओर प्रवसन हुआ है। ऑप्शन अगर हम सी की बात करें तो ये कह रहा है ग्रामीण से शहरी प्रवसन की ओर, यानी गांव से शहर की ओर प्रवसन, या शहर से शहर की ओर। तो बताइए जरा, शहरों में बात कर रहा हूँ, शहरोन्मुखी विकास कार्यक्रम के रूप में जो शहर केंद्रित रोजगार का सृजन करने का एक कारण हुआ है वो गांव से शहर की ओर प्रवसन को लेकर हुआ है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा गांव से शहर, और ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखें तो ग्रामीण से शहरी लिखा हुआ है। जितेंद्र जी सही जवाब आया है, संजय राठौर जी का भी सही जवाब आया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी फॉर चेन्नई वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, कार्ल रोजर्स के अनुसार कहते हैं कि दुश्चिंता का मतलब यही होता है चिंता। ठीक है, तो जो दुश्चिंता है या जो चिंता है और उसको रक्षात्मक व्यवहार के परिणाम का कारण बनता है। ठीक है, प्रश्न बहुत ही सरल है कि कार्ल रोजर्स के अनुसार दुश्चिंता और रक्षात्मक जो व्यवहार हो रहे हैं निम्नलिखित में से किसके परिणाम होते हैं। तो ऑप्शन ए है आपके सामने कि बचपन में अपर्याप्त प्रशिक्षण। तो या तो आप बोल सकते हो कि अपर्याप्त बचपन में प्रशिक्षण, या आप कह सकते हो कि जीव और स्वयं के बीच के असंगति, या असंगति लिखा हुआ है, आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन असंगति लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि अवयवी एवं स्वयं के मध्यम जो है असंगति। फिर ऑप्शन सी कह रहा है दोषपूर्ण शिक्षा, ऑप्शन डी कह रहा है आपसे कि अपर्याप्त अनुभव। अच्छा प्रश्न है, और आप मुझे जरा बताइए कार्ल रोजर्स के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। दीपक, पंकज, शक्ति जी का, कंचन जी का, टीना मैडम का, वैशाली मैडम का, संजय जी का, आकांक्षा, हनी और शक्ति, सभी का ऑप्शन डी ही आ रहा है कि अपर्याप्त अनुभव होगा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कार्ल रोजर्स के द्वारा, जैसे सिगमंड फ्रायड की रक्षा युक्तियाँ हैं, ठीक उसी प्रकार से कुछ कार्ल रोजर्स की भी रक्षा युक्तियाँ हैं। उसने कहा, कार्ल रोजर्स ने, कि मनोविश्लेषण और व्यवहारवाद दोनों की निर्धारण एक प्रकृति है जो अस्वीकार कर दी गई है, और वह ये बनाए रखने की बात करता है जैसा व्यवहार हो वैसी क्रियाविधि करने की बात करता है। तो ऐसे ऑप्शन पर अगर आप लोग कह रहे हैं कि अपर्याप्त अनुभव, तो वो सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क ही आपका करेक्ट जवाब होगा। यहाँ मैं आप लोगों से कुछ फैक्ट के बारे में बात करूँगा, जैसे आदर्श प्रारूप की बात कर लिया जाए कभी, कि आदर्श प्रारूप किसने दिया है, तो आप उसका नाम बताएंगे। आदर्श प्रारूप में मैक्स वेबर का नाम, किसका नाम बताएंगे, मैक्स वेबर का नाम। अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न आता है कि सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात किसने किया है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का मैंने अभी आप लोगों से ग्रुप में क्वेश्चन भी किया था, और मैंने कल 11 मिनट की एक वीडियो थी, मैंने उस पर अपलोड किया था उस क्वेश्चन को। तो ध्यान रखिएगा, सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात हो तो दुर्खिम का नाम आप लगाना। किसका नाम लगाना, दुर्खिम का। अगर आत्मदर्पण की बात हो तो आप वहाँ पर नाम लगाना कूले का नाम। तो ये कुछ सिद्धांत हैं जिसके आधार पर एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं। चेतनात्मक संस्कृति की बात होती है, जैसे बहुत लोग देखते हैं संस्कृति तो लगा देते हैं सेरोकिन का नाम, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए, उसने 3 भागों में डिवाइड किया था। तो चेतनात्मक संस्कृति अगर पूछेगा तो सोरेन किन का नाम आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। संरचनात्मक प्रकारवाद के जो है सिद्धांत किसने दिया, संरचनात्मक प्रकारवाद का। तो संरचनात्मक प्रकारवाद में आप सब भलीभांति तरीके से जाते हैं, और टॉलकाट पार्सन्स की नाम आता है, साथ साथ बहुत सारे विद्वान हैं, ब्राउन का भी नाम आता है। ठीक है, तो बेसिकली आप टॉलकाट पार्सन्स को ही प्राथमिकता सबसे पहले देंगे। एक नाम और आता है सावयावी करके, क्या नाम आता है, नोट कर लीजिए आप सभी लोग,
सावयवी प्रकारीवाद को लेकर, तो वो आप लगाएंगे अगस्त काम्टे का नाम। संरचनात्मक मानव शास्त्र की अगर बात मैं करूं तो आप नाम लगाएंगे लेविस स्ट्रास का, लेविस स्ट्रास। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, संरचनात्मक क्या बताया था? संरचनात्मक मानव शास्त्र, मानव शास्त्र, मानव शास्त्र जो है लेवी स्ट्रास, ठीक है। नृजातिता के, हाँ लेवी स्ट्रास, मैं लिख देता हूँ, देख लीजिए, स्ट्रास, लेविस स्ट्रास, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो एक नाम आता है नृजातीय, नृजातीय आप लोगों ने कई बार देखा है एग्जाम में, वो आप लगाएंगे समरन का नाम। फोकवेज का मतलब क्या होता है पता है? फोकवेज की किताब किसने लिखा था? नहीं पता होगा, वही है फोकवेज, ठीक है। नृजातिता की जब कोई बात हो तो समरन का नाम आता है। सत्तावादी की अगर मैं बात करूं, सत्तावादी नेतृत्व की अगर मैं बात करूं, ठीक है, या सत्तावादी व्यक्तित्व की मैं बात करूं तो एंडोरनी का नाम आता है, एंडोरनी का नाम आता है, ठीक है। सामाजिक व्यवहारवाद की बात करूं तो ये एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया था, जॉर्ज मेड का नाम आता है। किसका नाम आता है? मेड का नाम आता है ना। व्यवहारवाद का, व्यवहारवाद, सामाजिक व्यवहारवाद, हाँ सामाजिक व्यवहारवाद, व्यवहारवाद में जेबी वाटसन का नाम आता है। व्यवहारवाद में किसका? व्यवहारवाद के जनक में जेबी वाटसन का नाम आएगा। व्यवहारवाद परिशोधन में बीएफ स्किनर का नाम आएगा। सामाजिक व्यवहारवाद में जॉर्ज मिड का नाम आएगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। एक आता है प्राथमिक विचलन, प्राथमिक विचलन लास्ट है। प्राथमिक विचलन किसका नाम आ जाएगा? प्राथमिक विचलन में लेमर्ट का नाम आएगा, लेमर्ट का नाम, ठीक है। बस इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने ये जो चीज़ें बताई है ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, प्रश्न वगैरह, है ना, ये भी एग्ज़ाम में आते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप सभी लोग, ये प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? प्रश्न आपसे कह रहा है कि ठीक है, जन शिक्षण संस्थान JSS के द्वारा शुरू किया गया। 29 का कौन सा था सर? 29 का ऑप्शन, 29 का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब था। अपर्याप्त, हाँ अनुभव, ऑप्शन नंबर डी था। 30 की अगर हम बात करें, जन शिक्षण संस्थान के द्वारा शुरुआत किया गया है, तो ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया है यह आप मतलब बताना है आप सबको। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, यह है एक ऑप्शन में आपके, और एक है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और एक है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एक है ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। देखिए जो रीवा, क्या बता रहे हैं आप? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज बता रहे हैं, ओके ओके, ठीक है। चलिए अभी आप देख लेते हैं। देखिए यहाँ पहले तो चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो ये जन शिक्षण संस्थान के बारे में मैं आप लोगों से जिक्र कर रहा हूँ, ये जो शुरुआत किया गया है मानव संसाधन जन शिक्षण संस्थान की बात मैं कर रहा हूँ, जो ये शुरुआत किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है। तो कार्यक्रम जन शिक्षा संस्थान जो निदेशालय के लागू करती है, और MSDE प्रधानमंत्री कौशल योजना का एक अधीनस्थ या कार्यालय के रूप में देखने को हमें मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी में लिखा हुआ है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये आपका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। अब आप ये भी जानते होंगे MHRD शिक्षा मंत्रालय, जो पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने एक मंत्रालय जहां पे शिक्षा के राष्ट्रीय नीति के रूप में क्रियान्वित के रूप में जिम्मेदारी के रूप में भूमिका निभाई है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1947 को हुआ था, है ना, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ जो नई दिल्ली में इसका क्या बोलते हैं इसको, मुख्यालय है। और शिक्षा मंत्रालय का जो नाम है 1985 में इसको बदला भी गया था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान उस समय इसको चेंज किया गया था। और रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जी हैं, आप सबको पता होगा, आप सब जानते हैं। इन्होंने ही वर्तमान में इसका नाम बदला है, क्या बता सकते हैं कोई? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब ये एग्ज़ाम का पेपर है 2018 का, और अब आपको अगर आप प्रश्न आएगा तो ऑप्शन में लिखा रहेगा शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, ये लिखा रहेगा आप सबको, है ना।
अगर हम बात करें कृषि मंत्रालय के बारे में, तो कृषि मंत्रालय आप जानते होंगे श्री नरेंद्र सिंह तोमर, आपने नाम सुना होगा उनका। और हाँ सर, ग्वालियर के ही सांसद है सर ग्वालियर। ये बेसिक कृषि मंत्रालय के मंत्री भी हैं, और इन्होंने कृषि और किसान कल्याण के संबंध में नियम और विनियम कानून का निर्माण करने के लिए प्रशासन के लिए एक सर्वोच्च निकाय के रूप में स्थापित किया था। सॉरी, या इसने काम करने के संबंध में सर्वोच्च निकाय के रूप में इसको बनाया गया है कृषि मंत्रालय को। ठीक है, तो ये कृषि मंत्रालय हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आप बी देख रहे हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बारे में, यह आपको पता होना चाहिए। प्रेस, सूचना और ब्यूरो या प्रशासन प्रमाण या केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, ये सभी की सभी जो क्रियाविधि आती है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में आ जाती है। ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में आ जाती है। और MSJE के बारे में आप सुना ही होगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ये बेसिकली क्या होता है, सशक्तिकरण को लेकर है, दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर नीति बनाता है और महिलाओं के लेकर भी नीति बना देता है। ठीक है, मतलब असहाय लोगों के लिए नीति वगैरह बनाता है या कार्यक्रम वगैरह बनाता है MSJE। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई वाला आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो मानव विकास संसाधन का मंत्रालय की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी स्थापना कब हुई है, कौन बताएगा मुझे? इसकी स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1947। हाँ, 15 अगस्त 1947 को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए। एक आदमी अपने मालिक से, ठीक है, अच्छा प्रश्न है, आप जरा मुझे बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए। एक आदमी अपने मालिक से अपने बच्चे को अपने गुस्से का देखो यहाँ पर मैंने आप सबको बताया भी है कि अगर मान लीजिए कोई मालिक एक क्लाइंट को या एम्प्लॉय को डांट रहा है, ठीक है, और वही गुस्सा एम्प्लॉय घर आकर अपने बच्चों पर निकालता है गुस्सा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ये सिगमंड फ्रायड की रक्षा युक्तियां हैं, आप सबको पता होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, जरा मुझे बताइए क्या विस्थापन, प्रोजेक्शन, प्रतिक्रिया गठन, या आप इसे क्या बोलेंगे? रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिगमन। प्रतिगमन, अच्छा जी। देखिए ये आपको मैं बता देता हूँ, बेसिकली सिगमंड फ्रायड जो है बहुत ही फेमस पर्सन है। इन्होंने कुल टोटल 14 जो है रक्षा युक्तियाँ के बारे में जिक्र किया है, 13-14 रक्षा युक्तियों के बारे में। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका प्रोजेक्शन के बारे में। प्रोजेक्शन जो होता है प्रक्षेपण कहलाता है। और प्रक्षेपण वो होता है कि एक बेईमान व्यक्ति यह दावा करता है कि मैं ईमानदार हूँ, पूरी दुनिया में बहुत सारे जो लोग हैं वो बेईमान हैं, मैं ईमानदार हूँ। एक बेईमान व्यक्ति ऐसा इमेजिन करता है, तो वो होता है क्या? आपका प्रक्षेपण होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ प्रतिक्रिया गठन या प्रतिक्रिया विधान के बारे में या प्रतिक्रिया निर्माण के बारे में बात करूँ, तो ये बेसिकली क्या होता है? इसका संबंध जो होता है आवेग भावना के विचार के विपरीत होता है। तो प्रयोजन के विरोध में जो समायोजन करने का प्रयास कर रहा है वो क्रियाविधि इसके अंतर्गत आता है। तो अच्छा आक्रामक ही सबसे अच्छी सुरक्षा होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक काम की भावना से ग्रस्त व्यक्ति खुले में आने का काम उद्दीपक की निंदा करता है, ठीक है, लिंग के विरुद्ध जिहाद को भी शामिल कर देता है उसमें। तो इसी प्रकार से जो लोग अपने दुर्गुणों को छुपाने की बात करते हैं, स्नेही विनम्र की बात करते हैं, वो प्रतिक्रिया निर्माण कहलाती है, ठीक, या आप कह सकते हो प्रतिक्रिया गठन कहलाती है। तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ना तो ये होगा। ऑप्शन ए और बी आपका कट गया है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, प्रतिगमन की बात करें, प्रतिगमन जो होता है पुराने में वापस जाने से संबंधित। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि घर में कोई एक छोटा सा बेबी आता है और 5 साल का बच्चा भी उस बेबी का बिहेवियर देखकर वो भी बिगड़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन पर ये प्रतिगमन कहलाता है, ठीक है, ये प्रतिगमन कहलाता है। और अगर हम बात करें विस्थापन को लेकर, तो विस्थापन व्यक्ति के मूल लक्ष्यों से भिन्न भिन्न तरीके से प्रकट होता है। जब व्यक्ति इसमें किसी प्रतिक्रिया को बाहर निकालने की बात करता है, किसी प्रतिक्रिया को बाहर निकालने की बात करता है, जैसे क्रोध और कुंठा के मामले में इसको बेसिकली देखा जाता है। तो कार्यालय में किसी कर्मचारी का किसी महिला के उपहास किया जा रहा है, तो वह अपने क्रोध
को अनियंत्रित ना निकाल पाने के कारण वो घर पर अपने बच्चों से डांट कर निकालती है। कोई महिला, या मान लीजिए माता पिता के द्वारा ध्यान ना देने की स्थिति में बच्चा अपना क्रोध या कुंठा अपने खिलौने पर निकालता है, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। तो इसी प्रतिक्रिया को बोला जाता है विस्थापन बोला जाता है। और वही बात यहाँ पर कही जा रही है, एक आदमी। ये प्रश्न अप्लाइड टाइप से रिलेट किया जाता है किस पर? रक्षा युक्तियों पर। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आप लोगों से एक प्रश्न यहाँ से आना तय है सिगमंड फ्रायड की रक्षा युक्तियों से। क्लियर हो गया? फिर मैं आगे बढ़ूँ। 4 ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे अब तो। हाँ भाई, हाँ जी सर। चलो, ऑप्शन सी लग रहा था दीपक जी को। हाँ, ऑप्शन सी ही सही था, ठीक है। और बहुत बच्चों ने गलत जवाब दिया है, जैसे आकांक्षा ने गलत जवाब दे दिया है, सतेंद्र जी का गलत जवाब आ गया। भाई ऐसा मत करो, है ना, अच्छे से करो। आगे अगर हम बात करें, फ्राइडियन समझ विचार और उद्देश्यों के अनुसार जो होता है, जो व्यक्ति वर्तमान में जानता है वह याद करता है, क्या कहलाता है? देखो, प्रश्न बहुत सिंपल है, साधारण है, सरल है कि कोई व्यक्ति वर्तमान में जिन विचारों और अभिप्रायों से अवगत होता है उसे हम याद रखने की प्रतिक्रिया में सचेत कहेंगे, स्मृति कहेंगे, या उपसचेत कहेंगे, या निर्धारण कहेंगे। क्या हम बोलेंगे? थोड़ा थोड़ा सा आप इंग्लिश की तरफ भी देखा करें, ठीक है, इधर भी देखा करें ऑप्शन में और इधर भी देखा करें। क्वेश्चन तो आप इसको समझा करें, जो चीज़ समझ में ना आए तुरंत आप इंग्लिश में इधर देख लिया करें, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सिगमंड फ्रायड हर एक पेपर में देखते हैं आप लोग, आता है, हर एक पेपर में आता है। तो मैं थोड़ा सा आप सबको रिकॉल करवाना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ। सिगमंड फ्रायड एक ऐसे विद्वान है जिन्होंने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया है। यह बात पहले आपको ध्यान रखनी होगी नंबर 1 पॉइंट पर। नंबर दूसरी पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो इसकी 2 किताबों का नाम है, 2 किताबों में से एक किताब बहुत ज़्यादा फेमस है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। जब कभी स्वप्न वगैरह मिलता है तो आप सीधा सीधा लगा देते हैं सिगमंड फ्रायड का। इंटरप्रिटेशन जो हो जाएगा, या इंटरप्रिटेशन की बात मैं कर रहा हूँ, ऑफ ड्रीम्स की, वो किताब इसी की है, ठीक है। आपको बता देता हूँ, लिबिडो की अगर बात होती है, काम शक्तियों की लिबिडो कहा जाता है, जिसमें सुख की प्राप्ति होती है, प्रेम, स्नेह, काम प्रवृत्ति को सिगमंड फ्रायड ने लिबिडो बोल दिया था। क्या बोला था लिबिडो को? काम, स्नेह और काम जो है प्रेम को क्या बोल दिया? लिबिडो बोल दिया था। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है लिबिडो, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक मैंने शब्द बोला था, किसी व्यक्ति ने बोला था कि सर बताइए दोबारा सा, नार्सिज्म करके। तो नार्सिज्म जो शब्द है ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट शब्द है। स्वमोह इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वमोह। और शैशवावस्था में बालक अपने रूप में मोहित हो जाता है, वह स्वयं से प्रेम करने लगता है। ये शैशवावस्था की बात मैं कर रहा हूँ। और शैशवावस्था में ये नार्सिज्म की बात जो बताई है सिगमंड फ्रायड ने बताया है। प्रेम की भावना को फ्रायड ने स्वामोह कहा है। किशोरावस्था में सबसे अधिक पाया जाता है। ये जो नार्सिज्म होता है सबसे अधिक किस अवस्था में पाई जाती है? तो किशोरावस्था में पाया जाता है। 2 मूल प्रवृत्तियां हैं सिगमंड फ्रायड की, और यहाँ पर अगर मैं फ्रायडियन की 2 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात करूँ तो एक का नाम है, आपको पता होना चाहिए, जीवन की मूल प्रवृत्ति, जिसको यौन प्रेम बोलते हैं, ठीक है। दूसरे का अगर मैं बात करूँ आपसे तो आपका थेनाटोस उसको बोला गया है, लेकिन उसका नाम है मुमुर्षा, या आप कह सकते हो मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ठीक है। ये दूसरा था। इसकी 2 ही मूल प्रवृत्तियां हैं। मैकडुगल की कुल टोटल 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। और जो मैं अगर बात कर रहा हूँ कि मूल प्रवृत्ति क्या है, यौन प्रेम क्या है, तो जीवन जीने के लिए साधन जुटाने के लिए अभिप्रेरित करता है। काम शक्ति में सभी जीवन मूल प्रवृत्तियों से संबंधित है। जहाँ शक्ति शामिल की गई है इसमें काम वासना, भूख, प्यास, रोना इत्यादि चीज़ों को शामिल किया गया और इसका नाम रख दिया गया इरोस। तो इसलिए इसी भी यौन प्रेम को भी इरोस भी कहा जाता है, इसलिए आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो इरोस करके एग्जाम में मिलता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा मैंने बताया था थेनाटोस, या इसी को हम बोलते हैं मुमुर्षा या मूल प्रवृत्ति मृत्यु की। तो इसका संबंध विध्वंस से संबंधित है, विनाश से संबंधित है। जीवन का उद्देश्य मृत्यु है। मृत्यु प्राप्त करने की अचेतन भावना ही मृत्यु मूल प्रवृत्ति कहलाती है। तो इसको सिगमंड फ्रायड ने कहा कि जहाँ आक्रामक जैसी वाला बिहेवियर जो रिप्रेजेंट होता है उसको थेनाटोस बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? थेनाटोस बोलते हैं। तो इसलिए आप इन 2 मूल प्रवृत्तियों के बारे में ध्यान रखिएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? बता दीजिए एक बार सभी लोग। मैं रिकॉल करवा रहा हूँ सबको भाई, सिगमंड फ्रायड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर प्रश्न आने वाला है, ठीक है।
फिर उसके बाद इसने 5 सिद्धांत 5 अवस्था के बारे में बताया था। ध्यान रखिएगा, मुखावस्था क्रम में लगाने के लेकर पूछता है, जन्म से लेकर 1 वर्ष। दूसरी जो अवस्था है गुदावस्था के बारे में 1 से लेकर 2 वर्ष। तीसरा है लिंग प्रधानतावस्था, जिसको लैंगिक हम बोलते हैं, और इसी में 2 टाइप की ग्रंथियां पाई जाती हैं। लड़कों में पाया जाता है मात्र मनोग्रंथि, जिसको आप बोलते हो ओडिपस। लड़कियों में पाया जाता है प्रित्य मनोग्रंथि, जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रा ग्रंथि। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है तीसरे वाले स्टेप में। चौथे की अगर हम बात करते हैं तो वो अव्यक्तता अवस्था होता है, जिसको लेटेंसी स्टेज बोलते हैं, 6 से लेकर 12 होता है। और 5वां आप जो होता है वो जनेंद्रिय अवस्था होता है, जिसको आप बोलते हैं जेनिटल स्टेज, जिसको 12 के बाद होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ओरल, एनल, फेलिक और उसको लेटेंसी और उसके बाद जेनिटल। ठीक है, ये 5 स्टेजेस हैं। इन पाँचों का पाँचों जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए। और यहाँ पर प्रश्न था, अब बात करते हैं, इसने ईद, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बात किया। जो ईगो है, अहम के बारे में अगर विस्तृत कोई मनोविज्ञान को लेकर चर्चा किया है तो उसका नाम है एन्ना फ्रायड। याद रखिएगा, उनकी ही डॉटर थी सिगमंड फ्रायड की। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके मन के बारे में, जहाँ पर विचारों की बात की जा रही है, उद्देश्यों के बारे में बात की जा रही है, तो वहाँ पर 3 चीज़ें आती हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन के बारे में। तो प्रश्न पूछा है कि विचारों का या उद्देश्यों के अनुसार जो व्यक्ति वर्तमान में जानता है, उस वर्तमान की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? तो इसका सही जवाब आप लोग जरा मुझे बताएं, एक बार कमेंट करें, या तो आप ऐसे ही बताइए, एक बार बताइए। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, सचेतन। कॉन्शियस माइंड। हाँ, आपका सब कॉन्शियस माइंड नहीं होगा, कॉन्शियस माइंड होगा आपका ऑप्शन। हाँ सर मैंने बोला सब कॉन्शियस माइंड। ओके, तो ऑप्शन अगर यहाँ पर होगा तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, जहाँ पे तर्क संगत तरीकों से सोचने की बात की जा रही है, जहाँ पे सजग रहने की बात की जा रही है, जहाँ पे सचेत रहने की बात की जा रही है, जहाँ पर होश में रहने की बात की जा रही है, जहाँ पे जागरूक होने की बात की जा रही है, जिसके किसी के प्रति जागरूकता की बात जो करता है, वर्तमान की स्थिति रिप्रेजेंट होती है, वो कहलाती है सचेत, वो कहलाती है सचेत। मेमोरी की बात करता हूँ। मेमोरी का मतलब स्मृति, और स्मृति का मतलब क्या होता है? जैसे मस्तिष्क का वह संकाय है जिसमें आप कहते हैं डेटा को, जानकारी या एनकोडिंग करना या संग्रहित करना, वो मेमोरी के अंतर्गत आप डेटा को एनालिसिस करते हैं भी और संकलित भी करते हैं। और अचेतन के बारे में बात करें तो अचेतन का वह जो है हिस्सा है जिसमें अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जागरूकता को फोकस नहीं करता है, वर्तमान की जो जागरूकता होगी उसको फोकस नहीं करता है, वर्तमान की जो जागरूकता होगी वो फोकस करता है अचेतन। याद रखिएगा, ये उसका फोकस नहीं करता है। निर्धारण के मतलब यह एक फोकस बिंदु है, लेकिन ये जुनून और रासायनिक कमी को एक ठोस के रूप में बताता है, तो वो निर्धारण होता है ना, जिसको आप बोलते हैं फ्लेक्स, जिसे आप नहीं कहते भाई फिक्स हो गया किसी चीज़ को, और वो जो चीज़ें हो जाती है वो रासायनिक कमी और जुनून को बताया जाता है। तो हालांकि है ही है ये फोकस बिंदु, लेकिन वो है जुनून को लेकर और रासायनिक कमी को लेकर है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका वाला, करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न की बात अगर हम करते हैं, इस प्रश्न के बारे में मैंने आप लोगों को भली भांति तरीके से बता भी रखा है, और आप लोग जरा मुझे इसका कमेंट करके एक बार थोड़ा सा चर्चा करें, बताएं। जैसे कि मैं थोड़ा सा नाम बता देता हूँ, प्रश्न पढ़ देता हूँ एक बार दोबारा से भी आप सबके सामने। ये प्रश्न है कि जब किसी समूह के सदस्य संघर्ष पैदा करने वाले मुद्दों पर, जैसे अगर मान लीजिए ऐसे मुद्दों को सुलझाने का प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें टकराव पैदा हो रहा है, और इस प्रकार के उसे सामाजिक समझौते की शुरुआत भी हो रही है, तो ये समझौता जो शुरुआत हो रहा है, सामाजिक समझौता, ये किस समूह की अवस्था में आता है? ये टुकमैन का नाम आपने सुना होगा, टकमैन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 1965 आप गूगल करेंगे तो मिलेगा, अगर आप किताबों में देखेंगे तो 1963 मिलेगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, उस समय जब दिया था इन्होंने फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एड्जॉर्मिंग, ये 5 स्टेजेस के बारे में बात किया था। आपको ये याद रखना होगा, ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, या तो ट्रेकर का नाम देकर पूछ लेगा कि 1972 में प्रारंभ, समूह की भावना या उसका आविर्भाव, या उसके बाद आपसे पूछ लेगा मित्रता का विकास करना, या तो पूछ लेगा सशक्त समूह, या तो पूछ लेगा समूह की भावना का पतन करना। तो ये 5 नाम और ध्यान रखने होंगे ट्रेकर महोदय का, जो कि एग्जाम में ये भी पूछ लेता है। और एक और नाम है जिसका नाम है कैलिन, और आप लोगों ने देखा भी है, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है।
इसमें दिशा जो है निर्धारण की बात होता है, जिसको अनुकूलन कहा जाता है, विरोध कहा जाता है, समझौता कहा जाता है, घनिष्ठ कहा जाता है, समापन भी कहा जाता है। तो ये सभी के सभी मैंने आप लोगों को बता रखा है ना, 5 स्टेजेस के बारे में, है ना, इनके अवस्थाओं के बारे में। अब हम बात करेंगे, इस प्रश्न में जवाब आया है आकांक्षा जी का, श्वेता जी का भी, ठीक है, पंकज जी का भी जवाब आया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप लोग इसी तरीके से करते रहिए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, देखिए जो अगर हम बात करते हैं स्टेजेस बनाना, स्टेजेस बनाना का मतलब होता है निर्माण की एक प्रकार की अवस्था है, ये निर्माण की अवस्था है, ठीक है। और निर्माण की अवस्था को हम लोग बोलते हैं क्या, फॉर्मिंग स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मिंग स्टेज बोलते हैं, है ना। और फॉर्मिंग स्टेज बेसिकली ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है, यह जो है इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मिंग स्टेज के बारे में, तो नॉर्मिंग जो स्टेज होता है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मिंग जो होता है, जो फॉर्मिंग होता है, वो भूमिका के बारे में अनिश्चितता से और बाहर की तलाश करने की बात करता है, किए गए वाले जो कार्य होते हैं उसको परिभाषित करने का प्रयास करता है, ये होता है स्टेज बनाने में, ये होता है फॉर्मिंग स्टेज बनाने में, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन अगर हम बी की बात करें, ऑप्शन बी जो है आपका नॉर्मिंग स्टेज है। और नॉर्मिंग स्टेजेस बेसिकली क्या होता है, ये जो होता है टीम में जो है आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बाहरी सत्ता को लाता है, नकारता भी है, सामाजिक समझौते को विकसित भी करता है ये, और ये जो भी संघर्ष वगैरह हो रहे हैं उस पर कार्य करने की भी बात करता है, ठीक है। टीम के सदस्य को कार्यों को अस्वीकार भी करता है और कारणों की तलाश भी करता है, सब, ठीक है। ये सभी के सभी क्रियाविधि किसमें आ जाती है, आपका नॉर्मिंग। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे अलग होने की बात भी करता है, चिंता होने की भी बात करता है, टीम के समस्याओं को जो है उसको हल करने पर विचारों का आदान प्रदान करने की बात करता है, ठीक है। स्थापित करता है, लोग व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करते हैं, सदस्य एक दूसरे में अधिक स्वीकृति भी प्रदान करता है, सामाजिक समझौते वगैरह जो होता है वो नॉर्मिंग में ही होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा नॉर्मिंग वाला करेक्ट हो जाएगा। स्टॉर्मिंग स्टेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो स्टॉर्मिंग क्या होगा, स्टॉर्मिंग क्या होता है, ठीक उसी प्रकार से जो मैंने अभी आप लोगों से बताया भी है, स्टॉर्मिंग के अंतर्गत किन किन प्रक्रियाओं को हम लोग देखते हैं, ठीक वही जो सदस्य अपनी भावनाओं को संप्रेषित करना शुरू करता है, ठीक है, टीम का हिस्सा बनाने के बजाय, ठीक है, समूह में नेताओं को नियंत्रित करने का विरोध करना या शत्रुता दिखाना, ये सभी की सभी क्रियाएं स्टॉर्मिंग के अंतर्गत आ जाती है। और प्रदर्शन वो क्रियाविधि होती है कि जहाँ पर टीम एक खुले और या भरोसेमंद माहौल में अपना काम करती है और लचीलापन होता है, इसमें महत्वपूर्ण होता है, पदानुक्रम को एक महत्व के रूप में रिप्रेजेंट करता है, तो वो प्रदर्शन ही होता है, परफॉर्मिंग कहलाती है वो क्या कहलाती है, परफॉर्मिंग कहलाती है। तो काम पूरा करने की चिंता होती है इसमें, संसाधन कुशलता में बेसिकली क्या होता है, आवंटित करने की बात करता है, टीम को समस्या को हल करने की बात करता है, तो वो आपका परफॉर्मिंग कहलाता है। लेकिन यहाँ पर सामाजिक समझौते की बात को विकसित करने की बात हो रही है, तो सामाजिक समझौते वाली जो बात हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये है टकमैन का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया कि भाई अलग की चिंता की टीम, फिर हिस्सा बनने की चाहत होना, सामाजिक समझौते को सुलझाना, काम पूरा करने की चिंता और समस्या को हल के रूप में दिखाना परफॉर्मिंग में, ठीक है। और अगर फॉर्मिंग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो होता है एक टीम के उद्देश्य जो होता है उस अर्थों को परिभाषित करना होता है, और जो स्टॉर्मिंग कहलाता है वो बेसिकली नकारात्मकता वाली भाव होती है, ठीक है यहाँ पर, और बाहरी सत्ता को क्या करता है, नकारात्मकता के भाव में एक्वायर करता है, ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 34 के बारे में, बिट्रो ने 1984 में द्वारा जो है 1984 में दिया गया था, सामाजिक कार्यवाही के उप मॉडल नहीं है। तो ये उप मॉडल नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग ज़रा मुझे बताइए कि यह कौन कौन से मॉडल हैं और कौन कौन से मॉडल नहीं हैं, बताइए एक बार, चलो एक बार कंफर्म करिए। टीना कह रही है बी होगा भाई। यहाँ पर देखिए अगर हम तो ये जो पहली है विधायी क्रिया का मॉडल हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा आपका संस्वृत्ति सर सोशल गोल मॉडल होगा, लक्ष्य मॉडल। ओके,
शासन स्वीकृति मॉडल है ये, ठीक है। जो आप देख रहे हैं बी वाले को सैंक्शनल मॉडल के रूप में, तो ये जो है स्वीकृति का प्रारूप है ये। और ऑप्शन जो सी देख रहे हैं प्रत्यक्ष मॉडल है, ये प्रत्यक्ष भौतिक मॉडल है। ऑप्शन डी है सामाजिक जो है सोशल गोल मॉडल है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपको देखो, मैं बताता हूँ, आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है। बिट्टो ने बेसिकली कुछ बातें बताई थी, दो बातें बताई थी। कहा था एक अभिजात मॉडल होता है, एक लोकप्रिय सामाजिक क्रिया का मॉडल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रश्न में नहीं लिखा हुआ है आप लोगों से कि अभिजात का पूछा है कि लोकप्रिय सामाजिक क्रिया का मॉडल। अच्छा नहीं, ऑप्शन में अगर हम बात करें यहाँ पर तो सामाजिक कार्यवाही का सिर्फ बात किया है, सामाजिक क्रिया का उपक्रम। लेकिन ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि अभिजात और सामाजिक क्रिया का दो टाइप का बताया था। जो अभिजात में था, एक था विधायी मॉडल करके, विधायी था वो आपको पता है। दूसरा जो था आर्थिक स्वीकृति का मॉडल था, मैंने बताया था आर्थिक को लेकर। तो वो भी दूसरे जो है स्वीकृति की बात करता है, उसे संगठन का मॉडल भी बोला जाता है, तो इसलिए ये भी आपका हो जाएगा। और एक था आपका प्रत्यक्ष शारीरिक मॉडल, तो ये भी आपका उसी में हो जाएगा। तीसरा आपका तीन था ही, और ये चौथा था ही नहीं। तो सामाजिक लक्ष्य का मॉडल ये रोथमैन का है। अगर हम बात करें सामुदायिक क्रिया का मॉडल में, तो ये नहीं पूछा गया था, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें पूछा था नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही है। और सामाजिक क्रिया भी ध्यान रखना आप लोग। एक था चैतन्यकरण का मॉडल, जिसमें पाउलो फ्रेरे ने दिया था, और पाउलो फ्रेरे ने चैतन्य का मॉडल में कहा कि लोगों को चेतना को जगाना है। क्या बोला था? लोगों की चेतना को जगाना है। तो लोगों की चेतना को जगाने को लेकर एक शुद्धिमतीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया था, इसी के आधार पर चैतन्यकरण का मॉडल पर पाउलो फ्रेरे ने। फिर उसके बाद एक द्वंद्वात्मक संचालन का सिद्धांत था, और एक तीसरा था आपका प्रत्यक्ष संचालन का सिद्धांत था। तो ये था सामाजिक क्रिया में। फिर मैंने आर सिंह के बारे में बताया भी था कि उस समय 1984 में इसने एक सरकारी रूप में दिया था और एक गैर सरकारी संगठन के रूप में दिया था, एनजीओ के रूप में। तो इस सरकारी को दो भागों में डिवाइड कर दिया था। एक को बोला था इसने कि संस्थागत होगा और वो राज्य पर होगा। दूसरा जो संस्थागत बोला था वो सामाजिक पर बोला था, ठीक। आर सिंह ने जब गैर सरकारी संगठन के बारे में बात करें हम लोग, तो इसमें एक बोला था सामाजिक संस्थागत होगा, और जो दूसरा बोला था वो बोला था जनवादी होगा या तो आंदोलनकारी होगा। तो ये चीज़ें बोली गई थी। फिर मैंने एक बताया था गांधीवाद का सिद्धांत को लेकर, तो मैंने बताया था उग्रवादी अहिंसक परंपरा था एक, और एक था आपका विनम्र अहिंसक परंपरा था। तीसरा था आपका रचनात्मक कार्य को लेकर था सामाजिक क्रिया का मॉडल, और उसके बाद चौथा था लोक शक्ति मॉडल। तो ये चार थे गांधी जी के। तो ये भी याद रखना है आप लोगों को, आर सिंह को भी याद रखना है आप लोगों को, और आपको बिट्रो को भी याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क वाला सही हो जाएगा, है ना। जो गांधीवादी सामाजिक क्रिया था वो जानते हैं किस पे आधारित था? लोक शक्ति मॉडल पर आधारित था। अगर प्रश्न पूछता है कि गांधीवादी सामाजिक क्रिया मॉडल किस पे आधारित है, तो लोक शक्ति मॉडल पर आधारित था। अभिजात वर्गों के द्वारा जो दी गई सामाजिक क्रिया थी वो बेसिकली अभिजातिवादी लोगों के लिए थी। जो लोगों के द्वारा क्रिया आरंभ किया जाता है, संस्थान में मदद लेने की बात होती है, वो बेसिकली सामाजिक संस्थागत से रिलेटेड थी, सामाजिक संस्थागत रिलेटेड थी। तो सरकार में मैंने बताया था ना, एक संस्थागत होती है राज्य पर, एक होती है संस्थागत समाज पर। तो ये जो मॉडल आधारित थी, किस पे आधारित थी? लोगों के द्वारा क्रिया आरंभ करना और संस्था में मदद लेने के संबंध में। लोगों की चेतना को जगाने का अगर बात करें, ये मॉडल किससे संबंधित होगा, किस मॉडल से संबंधित होगा? तो याद रखना चैतन्यकरण के मॉडल से संबंधित होगा। तर्कपूर्ण अगर वाद विवाद के जरिए द्वंद्व को बढ़ावा देता है कौन? तो द्वंद्वात्मक संचालन का मॉडल। अभी अभी आप लोगों ने देखा भी है, द्वंद्वात्मक संचालन का मॉडल भी मैंने बताया है, ठीक है। और अगर बात करता है राज्य संचालित के बारे में, तो संस्था जो राज्य मॉडल होगा उस पर आधारित हो जाएगा, ठीक है। और विधान को ना बदला जाए तो वो विधायी सामाजिक मॉडल हो जाएगा, ठीक है। विधान को ना बदला जाए, विधायी सामाजिक मॉडल हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी पॉइंट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझते चलिए आप सभी लोग। ये प्रश्न फैक्ट से लिया गया है और आपको पता होना चाहिए NACP के बारे में, और जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, या प्लानिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। सॉरी यहाँ पर मैं जो है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो 1986 का है, और उसके बाद जो है 1992 में सरकार को पहली बार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो है लॉन्च किया गया था। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, लगभग सभी बच्चों का यहाँ पे आया है, हनी, संजय, सतेंद्र जी का, धीरज जी का, टीना मैडम का,
जितेंद्र जी का और संगीता मैडम का ऑप्शन नंबर ए आया है, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1992 का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि 1992 में सरकार को बने पहले जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम था वो उसको लॉन्च किया गया था। और ध्यान रखना कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट मैंने बताया है आप लोगों से। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो एक प्रश्न और है आप लोगों के लिए कि मानव तस्करी के रूप में। अब ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिया गया है और आप मुझे ज़रा बताएं इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। तो ये प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मानव तस्करी जिसको आप बोलते हैं निम्नलिखित में से किसका रूप होगा? घृणा अपराध का होगा, संगठित अपराध का होगा, हिंसक अपराध का होगा कि आपका ये क्या लिखा हुआ है, संपत्ति, हाँ संपत्ति अधिकार अपराध होगा। बताइए भाई सतेंद्र जी। सी, ओके ठीक है सी आप सभी लोग कह रहे हो हिंसक अपराध, वायलेंटेड क्राइम। सर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होगा ना। ओके, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी जवाब आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इस प्रश्न का जो जवाब होगा अगर हम बात करें मानव तस्करी का एक रूप में तो इसका सही जवाब हो जाएगा संगठित अपराध, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ही कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये कैसे कहलाएगा थोड़ा सा समझ लीजिए आप सभी लोग। जो मानव तस्करी आधुनिक दिनों में आज के समय में गुलामी का एक रूप धारण कर चुका है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तस्करी अपनी जो है इच्छा के खिलाफ वाणिज्य के लिंग कृत्यों या श्रम सेवाओं को संलग्न के उद्देश्यों में पीड़ित को नियंत्रित करने के रूप में। ठीक है, धोखाधड़ी, जबरदस्ती जो चीज़ें उपयोग की जाती वो बेसिकली मानव तस्करी का एक रूप में रिप्रेजेंट होती है। तो ऐसी कंडीशन पर जो संगठित अपराध होता है वो अवैध गतिविधियों में संलग्न होता है। तो वही संगठित अपराध जो है, वही जो संगठित अपराध है उन अपराधियों के द्वारा चलाए गए हैं जो अत्यधिक केंद्रीकृत होता है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय समूह का एक श्रेणी माना जाता है। तो मानव तस्करी का जो एक रूप होगा वो आपका संगठित अपराध कहलाएगा, ना कि हिंसक अपराध कहलाएगा। ठीक है, और ना कि हिंसक अपराध। देखो अगर हम बात करें घृणा अपराध के बारे में तो घृणा अपराध तो एक पूर्वाग्रह से प्रेरित होता है, ये तो शब्दों से पता चल रहा है, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। और बात आई है ऑप्शन नंबर सी की तरफ हिंसक अपराध को लेकर। तो हिंसक अपराध क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बताइए जरा। हिंसक अपराध क्या होता है पता है किसी को? सर जिसमें क्रिमिनल एक्ट ज्यादा हो, जैसे मार काट हो या जैसे दंगे वगैरह होते हैं। शाबाश, जिसमें आपने अभी बता दिया, सभी सही आप जा रहे थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें उन दोष अपराधों पर जोर देता है जहाँ पर हमला हो, हत्या हो और बलात्कार हो या जबरन वसूली की बात हो, आतंकवाद की बात हो, वो होता है हिंसक। ठीक है सतेंद्र जी, तो ये मानव तस्करी में नहीं आता है हिंसक। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा ये। अगर हम बात करें संपत्ति अपराध के बारे में तो संपत्ति अपराध एक ऐसी श्रेणी है जिसमें निजी संपत्ति शामिल की गई, चोरी वाहन की बात किया जाए या चोरी संपत्ति की बात की जाए या संपत्ति अपराध के ही अंतर्गत ये सभी की सभी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, मानव तस्करी बेसिकली यहाँ पर अभिषेक जी का और बाकी बच्चों का भी जवाब लगभग सही आया ऑप्शन नंबर बी की तरफ। ठीक है, धीरज जी का भी सही आया है और श्वेता मैडम का गलत आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके सामने 37 दिया हुआ है। प्रश्न अच्छा है और आप जरा बताइए कि डैश ने भारत की मौत की सजा। देखो यहाँ प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि डैश में भारत में मृत्युदंड का क्रियान्वयन का संबंध किस रिपोर्ट से संबंधित है। तो भारत में जो मौत सजा का निष्पादन का एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वो करता कौन है? पुलिस कमीशन करता है, आयोग करता है, कि आप कह सकते हो कि लॉ कमीशन या आयोग, कि मानवाधिकार आयोग, की गृह मंत्रालय? अच्छा प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? लॉ कमीशन इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बी करेक्ट जवाब होगा। अभी कैसे होगा आपको पता होना चाहिए कि एक ये विधि आयोग है जहाँ पर वैधानिक स्वतंत्र निकाय होता है, भारत के मृत्युदंड और क्रियान्वयन के संबंध में परिस्थिति या स्थितियों को प्रस्तुत करता है। तो वो बेसिकली जो बात करता है वो लॉ कमीशन करता है, जिसको आप कहते हो विधि आयोग भी बोलते हो। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव अधिकार आयोग आपको पता होना चाहिए
कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, बता भी चुका हूँ कि 25 अगस्त 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 में इसका क्या किया गया था, गठित किया गया था या गठन किया गया था, और 1993 में इसे वैधानिक आधार दे दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और प्रथम कार्यकारी जो रहे थे रामनाथ मिश्रा जी रहे थे। वर्तमान में कोई मुझे बताएगा कि मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा, एल दत्तू, एच एल दत्तू। ठीक है, इन्हीं के बाद तो आए हैं सर, ये अरुण कुमार मिश्रा इन्हीं के बाद आए। इन्हीं के बाद आए हैं। अच्छा, एच एल दत्तू। ठीक है, तो एच एल दत्तू, ठीक है, 1 महीने पहले ही, 1.5 महीने पहले नियुक्ति हुई है। अच्छा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एच एल दत्तू की स्थान जो है ले लिया है अरुण कुमार मिश्रा ने, है ना। तो यहाँ पर जो आ जाएगा आपका ये हालांकि उससे संबंधित नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। पुलिस आयोग तो बिल्कुल भी नहीं करेगी और ना ही गृह मंत्रालय करेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, और अच्छा प्रश्न होगा आपके सामने। ये प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित ब्रिटिश गवर्नर जनरल में कौन भारत के सती के उन्मूलन से जुड़ा हुआ है? अच्छा, मैंने आप लोगों से बताया भी है। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिक का जवाब यहाँ पे आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए। ओके भाई, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं सती प्रथा को जुड़ा हुआ है या सती से उन्मूलन से बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो नाम आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आएगा। ठीक है, तो सती प्रथा निषेध कानून में आपका 1829 में इनके द्वारा जो है सती प्रथा कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया था। क्या माना गया था? हत्या माना गया था। इसलिए आप इसको नाम याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को कई चीज़ों के बारे में बात किया, जैसे नवजात कन्या हत्या कानून के बारे में बात होती है, नवजात कन्या हत्या कानून की बात होती है। तो उस समय जो जनरल गवर्नर थे उनका नाम क्या था? जॉन सोर, नवजात में। ठीक है, तो ये बेसिकली 1795 में इनके द्वारा नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, जॉन सोर नाम था उनका। और एक नाम था लॉर्ड बेलेजली का नाम आपने सुना होगा, बाल हत्या निरोधक कानून था। लॉर्ड बेलेजली जो 1802 में ये बताया था, इन्होंने कहा था कि इसके द्वारा नवजात कन्या शिशुओं को मारने पर रोक लगाई जाए। ठीक है, बाकी सती प्रथा कानून के बारे में आपको पता है 1829। और उसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी का नाम आता है 1856 में। और 1856 में इनके द्वारा विधवा विवाह के कानूनी को मान्यता दी। तो ये जनरल गवर्नर के नाम बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है आप सबसे। शारदा एक्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा शारदा एक्ट का। शारदा एक्ट जो है लॉर्ड इरविन, ध्यान रखिएगा, शारदा एक्ट में लॉर्ड इरविन जो है इरविन ने 1930 में बालकों के लिए विवाह का न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष और बालिकाओं की जो न्यूनतम आयु थी वो 14 वर्ष निश्चित की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और है, वो है दास प्रथा निषेध। दास प्रथा निषेध की बात होता है तो लॉर्ड एलन बरो का नाम आता है 1843। हाँ, 1843 में। तो 1843 में एक चार्टर अधिनियम के द्वारा 1843 में दास प्रथा का प्रतिनिधित्व किया गया था। ठीक है, प्रतिबंधित कर दिया, निधित्व ना, प्रतिबंधित कर दिया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दास किया था लॉर्ड किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, बारो, याद रखिएगा, ये नाम इम्पोर्टेंट है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आप सब के लिए इम्पोर्टेंट है। स्त्री शिक्षा की बात अगर किया जाए तो स्त्री शिक्षा एक, अगर हम बात करें तो एक 1819 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा का जो है स्थापना हुई थी। तरुण स्त्री सभा की स्थापना हुई थी, है ना। तो ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। सती प्रथा निषेध, शारदा एक्ट, दास प्रथा निषेध, नवजात हत्या, बाल हत्या निरोधक, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ये सर कितना और ले? अभी 2 घंटे लेना है सर क्या क्लास? नहीं 2 घंटे नहीं चलेगी, बस 40-40 कर लेने दीजिए, 40 क्वेश्चंस हो जाने दीजिए। व्यक्तियों को जैविक विरासत में मिला पैटर्न क्या होगा?
जैविक जो है विरासत में, कहने का मतलब क्या हुआ बताइए जरा, इसका क्वेश्चंस का जवाब मुझे बताइए जरा। ये किसके अंतर्गत आएगा कि व्यक्तियों को जैविक विरासत में मिला है पैटर्न? एक स्टेटमेंट है एक प्रकार का, ये है ना, ये एक प्रकार का स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या करेक्ट जवाब होना चाहिए? तो यहाँ अगर हम बात करें आप लोगों से, तो एक आपको दे रहा है अनोमी। अनोमी का मतलब होता है जो है अप्रतिमानता। और अगर हम बात करें वृत्ति के बारे में, तो ये मूल प्रवृत्ति है, वही मूल प्रवृत्ति जो परितुष्टि की बात करता है। और मति भ्रम वही है जिसको हम बोलते हैं सन की। और जो एलिनेशंस है उसी को हम बोलते हैं अन्य संक्रमण। तो अब बताइए जरा, अब तो क्लियर हो गया होगा आप सभी को, क्या करेक्ट जवाब होना चाहिए? ये एक प्रकार से आपकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति, व्यक्तियों की जैविक विरासत यानी व्यक्तियों की जैविक अनुवांशिक पैटर्न कहा जाता है मूल प्रवृत्ति को। मूल प्रवृत्ति को बोला जाता है। मूल प्रवृत्ति किसको बोला जाता है? जैविक अनुवांशिकता से, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी फॉर बॉम्बे वाला ही करेक्ट हो जाएगा वृत्ति को लेकर, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी। अब ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए, जेम्स कोलमैन किस समाजशास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित है? मैंने बता रखा है आप लोगों से। तो देखो, संघर्षवाद का सिद्धांत किसका नाम आता है भाई बताइए? कार्ल मार्क्स। फील्ड थ्योरी किसका नाम आता है? सर कर्ट लेविन। कर्ट लेविन, ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से यहाँ पर एक्सचेंज थ्योरी का नाम, तो एक्सचेंज थ्योरी में आपको शायद पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ। बताया तो मैंने मुझे मालूम है, लेकिन आप लोगों को याद नहीं आ रहा होगा। जॉर्ज होमन्स और बताया था। तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत क्या नाम आ जाएगा आपका? जेम्स कोलमैन। क्या नाम आ जाएगा? जेम्स कोलमैन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही जो है कोलमैन की पुस्तक थी, एक गणितज्ञ शास्त्र थे ये, और इन्होंने तर्क संगत विकल्प के आधार पर समाजशास्त्र को अधिक कठोर के रूप में योगदान दिया है, ठीक है। और सामाजिक सिद्धांत की जो नींव रखी थी इन्होंने सब 1990 में रखा था। कब? 1990 में इनका स्टेटमेंट। सर इसको एक बार और रिपीट कर दो। संघर्षवाद कार्ल मार्क्स ने, और फील्ड थ्योरी किसने दी थी सर? फील्ड थ्योरी कर्ट लेविन ने दिया था। क्षेत्रवाद का सिद्धांत कर्ट लेविन। एक्सचेंज थ्योरी जॉर्ज होमन्स। हाँ, तर्क संगत विकल्प जो सिद्धांत है वो बेसिकली जेम्स कोलमैन का है, ठीक है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखिए। कल मैं आप लोगों से जो है इस क्वेश्चन से करूँगा, और उसके बाद मैं ना डायरेक्ट आप लोगों को पेपर से करवाऊँगा, ठीक है। शायद इसमें कंफ्यूज भी हो रहे होंगे आप लोग, सोच भी रहे होंगे क्वेश्चन को बार बार, लेकिन प्रश्न वही है कि बाय द वे अगर प्रश्न चेंज होगा तो इसी पैटर्न में चेंज हो जाएगा, है ना। प्रश्न अगर चेंज भी होगा तो इसी पैटर्न में। ये सर मैंने इसके आंसर लिख पीडीएफ सर सेंड कर दीजिएगा सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर ये मॉक टेस्ट की डेली चलेगी ना? डेली नहीं, अभी इसकी डेली क्लासेस नहीं होती है ना, अल्टरनेट क्लासेस होती है। बाकी अभी थ्योरी चल रहा है। अभी हम लोगों को पढ़ना है वैषम्यता के बारे में और उपकरण के बारे में भी पढ़ना है ना। अभी हम लोगों को छूटा हुआ है एक, आप लोगों को मैंने बताया था वैषम्यता, कर्टोसिस कल हुआ था, एक वैषम्य बचा हुआ है रिसर्च में इधर, और फिर टेस्ट बचा हुआ है, एफ टेस्ट है आपका भी बचा हुआ है, टी टेस्ट बचा हुआ है, एनोवा टेस्ट बचा हुआ है, अगर हम बात करें नॉन पैरामेट्रिक में तो काई स्क्वायर बचा हुआ, कोरिलेशन बचा हुआ है, ठीक है। तो इनके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। टेस्ट इसके बाद आपका टॉपिक ये हो जाएगा फिर समाप्त रिसर्च का, ठीक है। रिसर्च का फिर आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। और इधर आपका उपकरण बचा हुआ है, सिर्फ उपकरण, यहाँ फिर आपका उपकरण समाप्त हो जाएगा। डेटा संकलन को लेकर एक क्लास, एक दिन की क्लास है, एक दिन नहीं 15 मिनट क्लास है वो। डेटा संकलन भी आपका उसी समय समाप्त कर दूंगा जिस समय ये टेस्ट पढ़ाऊँगा, ठीक है। उस समय डेटा संकलन भी 15 मिनट की क्लास है वो, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस बेसिकली चयन पूछा जाता है कि क्रम आप ध्यान रखिएगा, उनको मैं एक एक लाइन में समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी ये सारी चीज़ें चलेगी आगे नेक्स्ट भी। तो वीक में 3 डेज आपका क्लासेस हो सकती है, MCQ की 3 डेज क्लासेस होंगी, ठीक है। 3 डेज आपकी क्लासेस चलेंगी, 3 दिन, ठीक है, वीक में। बाकी जैसे ही टॉपिक समाप्त हो जाएगा उसके बाद मैं प्रैक्टिस बढ़ा दूंगा, डेली वाला नहीं होगा, डेली वाला फिर बढ़ा दूंगा, ठीक है।
बाकी कोई डाउट वगैरह पूछ लीजिए।